सो ही गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। तो दिस इज पार्ट सेकेंड ऑफ केमिस्ट्री का ये चैप्टर। एंड यहाँ पे हम आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। सो आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने अपने पार्ट फर्स्ट में देखा था, समझा था दैट इट इज सच टाइप ऑफ बॉन्ड जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स बॉन्ड बनाते हैं, इन विच मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेक द बॉन्ड। इट इज बॉन्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इट इज बॉन्ड बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर एटम्स। It is bond between positive and negative ions, and क्योंकि it is bond between positive and negative ion, that is why I would like to continue the point that it is the strongest bond. It is the strongest bond. Ionic bond जो है ना, it is the strongest bond ever. क्यों strongest bond है? क्योंकि it is bond between positive and negative ion. It is bond between positive and negative ion, and we know that positive and negative ion के बीच में जो bond होता है उसकी वजह से इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एंड क्योंकि ये बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड है बिकॉज ऑफ आयनिक बॉन्ड। एंड जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं और आयनिक लिक्विड्स होते हैं, इसी वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ना, आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। इसी वजह से जो आयनिक सॉलिड होते हैं और आयनिक लिक्विड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनका बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इट इज आयनिक केमिकल बॉन्ड। आयनिक सॉलिड्स और आयनिक लिक्विड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, क्योंकि इट इज बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल और हार्ड होते हैं। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। और आयनिक कंपाउंड्स, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है, इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये हाई सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। आयनिक बॉन्ड शो हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आयनिक बॉन्ड एक्चुअली आयनिक जो हमारा कंपाउंड होगा दैट विल शो हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सो ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक पॉइंट्स थे आयनिक बॉन्ड के रिलेटेड, आयनिक कंपाउंड्स के रिलेटेड। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक पॉइंट्स थे, ये सब बहुत ही ज्यादा बेसिक पॉइंट्स थे जो कि मैं आपको बताना अपने पार्ट फर्स्ट में नहीं चाहती थी। यहाँ पे ये बस इंट्रोडक्शन टाइप थी आयनिक बॉन्ड की, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की। अब हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी की। लैटिस एनर्जी। Now what is this lattice energy? ये एनर्जी, लैटिस एनर्जी कैसी एनर्जी है? लैटिस एनर्जी is the amount of heat energy. It is the amount of heat energy. Lattice energy is the amount of heat energy released when one mole of ionic substances, cations and anions, in their gaseous states combine to form a crystal lattice. मतलब जब दो आयनिक सब्सटेंस, केटाइन एंड एनायन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, in their gaseous state
जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन यानी कि केटायन और आयन अपनी गैसियस स्टेट में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म क्रिस्टल लैटिस, एक सॉलिड सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे कंबाइन करके सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड गैस सॉलिड सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे। उस प्रोसेस के अंदर जो हीट एनर्जी रिलीज की जाएगी, दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है सोडियम एंड क्लोरीन। अच्छा, ये चीज तो समझ आई। हमने क्या देखा कि दो गैसियस स्टेट में जब हमारे केटाइंस और एनायंस कंबाइन करेंगे तब जो वो क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करेंगे, उस केस में जो हीट एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी लैटिस एनर्जी। बट यहाँ पर सोडियम तो सॉलिड स्टेट में है, क्लोरीन इज इन गैसियस स्टेट, बट व्हाट अबाउट सोडियम तो गैसियस स्टेट में। तो क्या होगा, सोडियम इज इन गैसियस स्टेट, तो इसके ऊपर हम सब्लिमेशन एनर्जी लगाएंगे। सब्लिमेशन मतलब सब्लिमेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जहाँ पर सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। सॉलिड डायरेक्टली जिस केमिकल प्रोसेस में सॉलिड डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, उस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। सो यहाँ पे हम सब्लिमेशन एनर्जी लगाएंगे और सोडियम को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। एंड क्लोरीन को मैं स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, स्प्लिट करना चाहती हूँ। क्लोरीन मॉलिक्यूल को मैं स्मॉलर पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहती हूँ, पार्टिकल्स में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर हाफ डिसोसिएशन एनर्जी लगाऊँ। क्यों हाफ डिसोसिएशन एनर्जी? क्योंकि हमें पता है जब सोडियम और क्लोरीन जब कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे एंड इट्स सॉलिड स्टेट। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्लोरीन के साथ यहाँ पे हाफ लगाऊंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे हाफ डिसोसिएशन एनर्जी लगाऊंगी। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हाफ डिसोसिएशन एनर्जी लगाऊंगी। व्हाट इज डिसोसिएशन एक ऐसा जनरल प्रोसेस है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स को हम स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। सो क्लोरीन को मैं स्प्लिट कर दूंगी हाफ को, ताकि क्लोरीन हाफ डिसोसिएशन एनर्जी लगाई। एंड यहाँ पे क्लोरीन हमारी गैस स्टेट में थी और गैस स्टेट में ही है, मैंने डिसोसिएशन एनर्जी लगाई, ये सब्लिमेशन थी। वो गैस स्टेट में थी, मैंने गैस स्टेट में ही रखी, बस स्मॉलर पार्टिकल में उसको नोट कर दिया। So in this process you can see सॉलिड को मैंने गैस में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल है, दोनों गैस स्टेट में प्रेजेंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। एक सेकंड, मैं ये क्या बोल रही हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन? ये कहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है? सोडियम ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, क्लोरीन ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। इसको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी लगाऊंगी यहाँ पे प्लस IE यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपको पता होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आपने ये पीरियोडिसिटी में पढ़ा होगा। जब कोई एटम अपने आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करते वक्त जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते वक्त एनर्जी जो गेन करता है, दैट एनर्जी जो कि गेन करते हैं, जो कि ऐड होती है, जो एनर्जी ऐड हो रही है इस प्रोसेस में, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। एंड क्लोरीन के ऊपर मैं नेगेटिव एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली एनर्जी लगाऊंगी। नाउ व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तब बाहर जाने वाली एनर्जी विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लूज होने वाली एनर्जी, बाहर जाने वाली एनर्जी विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा और ये गैस स्टेट में थे और गैस स्टेट में रहेंगे।
नाउ अब हमारी डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है लैटिस एनर्जी की। थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन अभी फुलफिल हो रही है। जब लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी released when one mole of ionic substance, the cation and anion, combine together in the gaseous state to form solid crystal lattice. To form crystal lattice. मगर यहाँ पर तो गैसेस कंबाइन करके गैसेस बना रही है NaCl गैस, तो गैसेस कंबाइन करके गैसेस ही बना रही है, गैस बना रही है NaCl गैसेस से में बन रही है। तो मैं यहाँ पर लैटिस एनर्जी अप्लाई करूंगी। यहाँ पर मैं लैटिस एनर्जी लगाऊंगी, यहाँ पर मैं लैटिस एनर्जी लगाऊंगी एंड उस केस में विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड, it will convert into solid. So this whole cycle is called as Born-Haber cycle. This whole cycle is the Born-Haber cycle. बॉर्न-हैबर साइकिल समझाने के लिए मैंने आपको लैटिस एनर्जी से इंट्रोड्यूस किया। बॉर्न-हैबर साइकिल इज अ साइकिल ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस that leads to the formation of solid crystalline ionic compound from elemental atoms in the standard state. This is the Born-Haber cycle. It is a cycle of enthalpy change of process that leads to the formation of solid crystalline ionic compound, which is formed by the elemental atoms in the standard state. So ये था हमारा Born-Haber cycle. अब हम पढ़ेंगे Parsons rule के बारे में। Parsons rule. Parsons rule, एक बंदा था पार्सन जिसने बोला दैट हर एक आयनिक कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब हमने पढ़ा था दैट आयनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है जहां पर आयनिक कंपाउंड्स कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर करके। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। एक एटम से इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। मतलब कि कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। एक से गया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, एक ने डोनेट किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। बट यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कहीं ना कहीं कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। व्हाट इज कोवेलेंट कैरेक्टर? कोवेलेंट कैरेक्टर से मेरा क्या लेना देना, क्या कहना चाहती हूँ कोवेलेंट कैरेक्टर को लेकर मैं क्या कहना चाहती हूँ? कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब कि इनके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग वाला कैरेक्टर होगा। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर नहीं होता है। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। आयनिक कंपाउंड के केस में कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। सो आयनिक कंपाउंड के अंदर कैसे कहीं ना कहीं म्यूचुअल शेयरिंग वाला कैरेक्टर आ गया, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। हमें पता है आयनिक कंपाउंड्स में एक एटम हमारा होगा पॉजिटिव आयन, दैट इज द कैटायन,
एंड एक एटम हमारा होगा नेगेटिव आयन बन जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब वो एटम नेगेटिव आयन बन जाएगा, यानी कि एनायन बन जाएगा। एंड ये चीज़ हमने समझी थी दैट जो पॉजिटिव आयन होता है वो साइज में छोटा होता है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन या फिर दो इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं, लूज करने की वजह से उसका साइज छोटा हो जाता है। और एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से एनायन का साइज बड़ा हो जाता है। ये चीज़ हमने समझी थी। सो यही चीज़ हम समझेंगे कैसे आयनिक कंपाउंड्स का कोवलेंट कैरेक्टर होता है, कैसे कैटायन का और कैसे एनायन का, कैसे कैटायन का एंड कैसे एनायन का कोवलेंट कैरेक्टर होता है। कैटायन की बात सबसे पहले करेंगे। दोनों को मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। कैटायन की पोलराइजिंग पावर की वजह से, कैटायन का पोलराइजिंग पावर is responsible for its covalent character. Cation की polarizing power is responsible for its covalent character and anion की polarization is responsible. Anion की polarization is responsible for its covalent character. धीरे धीरे बात को समझेंगे। ये हमारा पॉजिटिव आयन, ये हमारा नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, कैटायन एंड एनायन। क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जब नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पॉजिटिव आयन के पास इकट्ठे होने लगेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट, है ना। तो क्या होगा, ये सारे आयन, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन के पास आने की कोशिश करेंगे सारे। कुछ यहाँ पे भी होंगे मगर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे, और इस वजह से इस पॉजिटिव आयन की शेप कुछ खराब सी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। This is the negative ion anion. This is the negative ion anion. So anion की पोलराइजेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ को चलेंगे। इसकी होनी चाहिए थी स्फेरिकल शेप, मगर यहाँ पे इसकी कुछ अजीब सी शेप होगी। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर शो नहीं कर रही। क्या ट्रांसफर तो हो गया मगर अट्रैक्ट हो रही है, शेयरिंग लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोवलेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रही है। अनायन की पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव आयन के पास भेजने की फॉरवर्ड, एंड पोलराइजिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ भेजने की फॉरवर्ड, पोलराइजेशन ऑफ अनायन। ठीक है, सो इस वजह से ये कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा अनायन, एंड पोलराइजिंग फॉरवर्ड की वजह से पॉजिटिव आयन कैटायन कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ऐसा देखने में लग रहा है कि ये शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये हिस्सा इसका एनायन का इसके पास आ रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं दूसरे से, इसलिए ऐसा लग रहा है कि शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर शो हो रहा है यहाँ पे। इसलिए हम कहते हैं दैट आयनिक कंपाउंड्स कहीं ना कहीं कोवलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैटायन की। कैटायन, सो कैटायन के केस में क्या होती है, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। कैटायन के केस में पोलराइजिंग पावर जो कि किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कैटायन की पोलराइजिंग पावर किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन चीजों के ऊपर। फर्स्ट, साइज ऑफ कैटायन, सेकंड, charge of cation, and third that is PNGC, pseudo noble gas configuration। सब पॉइंट्स की एक एक करके बात करेंगे हम।
सबसे पहले बात करेंगे साइज ऑफ कैटायन की। साइज ऑफ कैटायन और पोलराइजिंग पावर का आपस में क्या रिलेशन है, और याद रखना जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। साइज ऑफ कैटायन, पॉजिटिव आयन, मैं 3 पॉजिटिव आयन आपके सामने रखी हूँ, साइज सबका अलग है। आप मेरे को बताना एक चीज, कौन नेगेटिव आयन को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है? इनमें से कौन सा आयन नेगेटिव आयन को अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है? सबसे छोटे साइज वाला कैटायन विल शो मोर पोलराइजिंग पावर, अट्रैक्शन वाली पावर ज्यादा सबसे छोटे साइज ऑफ कैटायन के पास होती है। फिर उसके बाद उससे थोड़े से हो जाएगा, सबसे बड़े की जो सबसे बड़ा साइज का कैटायन होगा उसकी सबसे कम पोलराइजिंग पावर होगी, जो सबसे छोटे साइज का कैटायन होगा उसकी सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है ना, जितना छोटा उतना ज्यादा डेंसिटी, जितना छोटा उतनी ज्यादा डेंसिटी, इसलिए पोलराइजिंग पावर सबसे छोटे वाले कैटायन की ज्यादा होगी। और let's take an example. So इतनी बात समझ आ गई, जितना स्मॉल उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, मतलब कि उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। सेकेंड, चार्ज ऑफ कैटायन। चार्ज ऑफ कैटायन, अगर साइज से बात नहीं चली, साइज में एग्जांपल देखते हैं ना, एग्जांपल देखते कैसे पता चलेगा? हमें पता है एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज करता है, एंड अलोंग द पीरियड कुछ हद तक इतना ज़्यादा फर्क तो नहीं पता चलता है अलोंग द पीरियड, बट डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, सब कैटायन होने चाहिए तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इनमें से बताओ, ये भी कैटायन होना चाहिए, इनमें से बताओ सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर कौन शो करेगा? सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर वो शो करेगा जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसका साइज सबसे छोटा होगा। तो हमें पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, एंड वी नो दैट एटॉमिक रेडियस डाउन टू द ग्रुप इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस नीचे इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि एटम का साइज नीचे जाके इंक्रीज कर रहा है, एटम का साइज नीचे जाके इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे छोटा साइज लिथियम का है, सबसे छोटा साइज लिथियम का है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, इसका मतलब इसका सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया ना, साइज ऑफ कैटायन वाली बात कहाँ पे आ जाएगी? जब एक ही ग्रुप के मेंबर्स आ जाएंगे तब हम कंपेयर कर पाएंगे उनके साइज की वजह से कैटायंस की कोवलेंट कैरेक्टर को, तब हम कंपेयर कर सकते हैं। मगर अगर साइज ही इक्वल हुआ, मतलब कि पीरियड वाइज अगर कोई हमारे कैटायंस आ गए, पीरियड वाइज कैटायंस आ गए, जैसे कि एक पीरियड में जो कैटायंस आ गए, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन को भी ले लो, ये सब एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं, ये सब एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं, और इनका हम साइज देख के तो नहीं बता सकते कि किसकी ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा।
किसका ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा ये हम साइज देख के नहीं बता सकते, क्योंकि एक ही पीरियड के मेंबर्स है, पीरियड वाइज इतना डिफरेंस नहीं होता साइज का। तो उसके लिए हम सेकेंड कैरेक्टर देख लेंगे, सेकेंड फीचर, सेकेंड हमारा फैक्टर देख लेंगे, दैट इज चार्ज ऑफ कैटायन। तो वो क्या कहता है चार्ज ऑफ कैटायन वाले नीचे में क्या बात है? सिंपल बात है, जिस कैटायन का चार्ज सबसे ज़्यादा, उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, उसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। ऑब्वियस बात है, जिस सारे एटम्स का चार्ज, सारे कैटायंस का चार्ज सॉरी साइज इक्वल है, सारे एक ही साइज के हैं, तो फिर क्या कैरेक्टर बचा, क्या फैक्टर बचा जिसमें ज़्यादा चार्ज है? ऑब्वियसली सामने दिख रहे हैं, सिलिकॉन में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, वो ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है, वो ज़्यादा, उसकी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी सिलिकॉन की। सो जिसका सबसे ज़्यादा चार्ज होगा उसकी सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगी। सो चार्ज ऑफ कैटायन में आपको सिर्फ ये देखना है, चार्ज जिसका सबसे ज़्यादा, उसकी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, और उस वजह से उसका कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। थर्ड फैक्टर इज पोलराइजिंग सीडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। सीडो नोबल गैस कन्फिगरेशन, सीडो मतलब फॉल्स, नोबल गैस कन्फिगरेशन आपने देखी होगी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमारा ग्रुप आ जाता है नोबल गैस का, इनर्ट गैसेस का, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप आ जाता है हमारा, लास्ट ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाता है नोबल गैसेस का, जो कि स्टेबल होते हैं, जिनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज NS2 NP6। नोबल गैसेस आर स्टेबल क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 + 2 दैट इज 8, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें नोबल गैसेस आर स्टेबल। तो उनकी नोबल गैस कन्फिगरेशन इज, कॉमन नोबल गैस कन्फिगरेशन इज NS2 NP6। सीडो नोबल गैस कन्फिगरेशन क्या होती है? सीडो नोबल गैस कन्फिगरेशन इज NS2 NP6 and ND10। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 + 2 + 10, 18 इलेक्ट्रॉन्स। सीडो नोबल गैस कन्फिगरेशन का ये फॉर्म है, कॉमन सीडो नोबल गैस कन्फिगरेशन इस तरीके से होती है। सो जिस भी कैटायन की कन्फिगरेशन इस फॉर्म की आई, इस फॉर्म की होगी, उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जिसकी, अगर आपको चार्ज वाला फीचर देनी, आपको फैक्टर देनी पसंद आ रहा, कोवलेंट कैरेक्टर चेक करने के लिए, कैटायंस का कोवलेंट कैरेक्टर चेक करने के लिए, साइज भी नहीं चल रहा, चार्ज भी नहीं चल रहा, तो आप सीडो नोबल गैस कन्फिगरेशन वाला कैरेक्टर देखो ना, जिसकी सीडो नोबल गैस कन्फिगरेशन होगी उसकी कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। Let's take an example of कॉपर का कैटायन। कॉपर के कैटायन देखने के लिए पहले कॉपर एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर इज 29, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p10 12 3p6 3d10 and 4s1। अब हमने कैटायन का देखना है ना, कैटायन के लिए देखना है, तो कॉपर पॉजिटिव है, एक आयन इसका निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो ना, ये वाला 4s1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बची है 3s2 3p6 3d10। किस फॉर्म में है? NS2 NP6 ND10, सीडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो कॉपर के कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब कैटायंस का कोवलेंट कैरेक्टर इज वेरी हाई, रिमेंबर दैट वन।
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब कैटायंस का कोवेलेंट कैरेक्टर इज वेरी हाई, सबकी कीटोन ऑर्बिटल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। सो ये हमारे 3 फैक्टर्स थे, पीएनजीसी, साइज एंड चार्ज ऑफ कैटायन, जो कि कैटायन की कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताते हैं कि कैटायन का कोवेलेंट कैरेक्टर है कि नहीं है, पोलराइजिंग पावर है कि नहीं है। साइज जितना छोटा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजिंग पावर भी उतनी ज्यादा। एंड पीएनजीसी जिसका होगा कीटोन ऑर्बिटल गैस कॉन्फ़िगरेशन NH2 NT6 NT10 ND10, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में जैसे यहाँ पे आई थी, अगर इस फॉर्म में हो तो उस कैटायन की कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इन सब कैटायंस की Cu पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, इन सब कैटायंस की कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा। तो ये कैटायन की बात खत्म हुई। अब हम देखते हैं एनायन की बात देखते हैं। एनायन की कोवेलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? उसकी पोलराइजेशन पे। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, पीएनजीसी वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं आएगा, कीटोन ऑर्बिटल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर नहीं आएगा, इसमें बस साइज और चार्ज। ऑब्वियसली चार्ज का तो जिस एनायन का चार्ज सबसे ज्यादा होगा, जिस एनायन का सारा चार्ज सबसे ज्यादा होगा, जिस एनायन का चार्ज सबसे ज्यादा होगा, उसकी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगी, उसकी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगी, अट्रैक्ट करेगा ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा होगी, ठीक है। दैट इज अबाउट एनायन। तो चार्ज ऑफ एनायन का चार्ज जितना ज्यादा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब कैटायंस के केस में तो हमने देखा था ना कि कैटायंस का साइज जितना छोटा उतनी अच्छी बात, उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर कैटायंस के केस में थी। जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। बट एनायन के केस में बात अलग है, साइज ऑफ एनायन। जितना बड़ा साइज एनायन का उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्यों है? क्योंकि पोलराइजेशन क्या हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देने की शक्ति ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने की शक्ति ज्यादा। 2 एनायंस है, एक का साइज इतना, एक का साइज इतना, एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास, कौन ज्यादा आसानी से, किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? जिनका रेडियस छोटा, जिनका साइज छोटा, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से ही छोड़ नहीं सकता ये वाला एनायन। इसलिए लार्जर द एनायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, more will be the polarization and more will be the covalent character. इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से दूर है, साइज बड़ा है, एनायन का साइज बड़ा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, ये आसानी से लूज हो सकता है। दैट इज द केस ऑफ एनायंस में पोलराइजेशन जिसकी ज्यादा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। सो ये था हमारा फार्जेंस रूल। अब चेक करते हैं फार्जेंस रूल एक्चुअली में, ये तो कंसेप्ट था आपका, अगर क्वेश्चन तो देखने पड़ेगा ना कि आपको आता है कि नहीं। जैसे कि आपको ये भी पूछ सकते हैं, आपको ये नहीं पूछेंगे कि बताओ आयनिक कंपाउंड कौन ज्यादा होगा या फिर कोवेलेंट कंपाउंड कौन ज्यादा होगा। हमने तो कोवेलेंट कैरेक्टर से रिलेटेड देखा ना, मगर आपको आयनिक कैरेक्टर भी पूछ सकते हैं। जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, जिसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम, जिसका आयनिक कैरेक्टर सबसे कम उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, उल्टा है ना। तो उसकी जगह आपसे ये भी पूछ सकते हैं बताओ किसका ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, आयनिक कंपाउंड का। लेस सॉल्युबल कौन होता है वाटर में, कोवेलेंट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड शो हाई solubility in water. Suppose if I give you the question NaCl, NaBr, NaF, NaI,
इनमें से मेरे को बताओ कौन ज्यादा आयनिक है, कौन ज्यादा आयनिक है, आयनिक आयनिक कौन ज्यादा है, वो कंपाउंड ज्यादा आयनिक होगा जो ज्यादा इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे पोलराइजेशन या फिर पोलराइजिंग पावर की बात नहीं करनी, क्योंकि वो होता था किस केस में, कोवेलेंट कैरेक्टर के केस में। हम यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। हम देखेंगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे सब पॉजिटिव एलिमेंट्स देखे तो पॉजिटिव आयन्स देखे तो सब प्रोटाइन सेम ही है, सोडियम ही है, नेगेटिव अलग है। इसलिए हम देखेंगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसमें ज़्यादा आयनिक कंपाउंड उनका ही अच्छा जिनके साथ बनाया जाए। सो यू नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वी ऑल नो अबाउट दिस। सो NaF Na फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इससे हमारा ऑर्डर आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अपनी तरफ खींचने की शक्ति। फ्लोरीन सबसे छोटा है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ग्रुप में आते हैं। ऊपर वाला सबसे छोटा होगा क्योंकि डाउन टू द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इसलिए ऊपर वाला जो होगा वो सबसे छोटा साइज का होगा, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि वो गेन आसानी से कर सकता है। लूज क्या वो आसानी से कर सकता है, फ्लोरीन इतना छोटे साइज का एटम क्या लूज आसानी से कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को इतने अच्छे से पकड़ा होगा इतने छोटे से जगह में कि वो लूज करने की शक्ति बहुत कम है उसके अंदर, इसलिए वो लूज करने से पॉजिटिव हो जाता है। तो उसके अंदर पॉजिटिव होने वाली शक्ति तो बहुत कम है, नेगेटिव होने वाली शक्ति बहुत ज़्यादा है, गेन करने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि छोटा साइज है ना, छोटा साइज छोटा गेन करने में ज़्यादा आसान। साइज ऑफ प्रोटॉन जितना छोटा अनायन जितना छोटा, इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन, पोटेशियम क्लोरीन, सीजियम क्लोरीन, सब में क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव सब में अलग। तो ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सॉरी अलिनाकी रब से फरार, तो एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। We don't doubt that the group atomic radius increases। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज्यादा कौन सा है, आयनिक देखना है ना कौन सबसे ज्यादा आयनिक है, उसके लिए देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज्यादा कौन सा है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगा जो कि लूज आसानी से कर सके। लूज सबसे आसानी से सीजियम करेगा, सीजियम, पोटेशियम बाद में, फिर सोडियम, फिर लिथियम, क्योंकि लिथियम का सबसे छोटा साइज है इसलिए लिथियम इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है ना। अब देखते हैं कौन सा ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है। अब देखते हैं कि कौन सा ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। लिथियम 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 लिथियम, सब पॉजिटिव वाले तो सेम दे दिए, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बताओ इनमें से कौन सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा, जो सबसे ज्यादा आयनिक था। आयनिक कौन सा था, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो सबसे कम कोवलेंट होगा। या फिर अगर ऐसे नहीं देखते तो बताओ कोवलेंट कैरेक्टर देखने के लिए हम क्या देखते थे, यहाँ पे अनायंस अलग है ना, अनायंस का क्या देखेंगे, साइज, साइज जितना ज्यादा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। साइज सबसे ज्यादा किसका है, आयोडीन का, क्योंकि डाउन टू द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, या ऑर्डर वाइज ये सब, ठीक है। सो आयोडीन सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन एंड फिर फ्लोरीन।
इसके बजाय तो मैंने आपको डायरेक्ट पूछ दिया विच इज मोर आयनिक, विच इज मोर कोवेलेंट। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, तो उसके लिए हमें पता है सबसे ज्यादा आयनिक जो होता है उसका ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो सबसे ज्यादा आयनिक होगा उसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। सो इसी के साथ हमारा आयनिक बॉन्ड का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हुआ। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, फटाफट बात करूंगी क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में इतना डिस्कस करने की ज्यादा बात नहीं है। हमने मेटालिक बॉन्ड की बात खत्म कर ली, हमने आयनिक बॉन्ड की बात खत्म कर ली, अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के रिलेशन तो हमने देख लिए कैसे उल्टे हैं दोनों एक दूसरे के। आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड था जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में था, डोनर और एक्सेप्टर के बीच में था। बट कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसमें दोनों के दोनों एटम्स या फिर आयंस एक्सेप्टर होते हैं, दोनों के दोनों एटम्स हमारे एक्सेप्टर होते हैं। मतलब कि इट इज बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है, मतलब इट इज बॉन्ड बिटवीन एक्सेप्टर एटम्स। एक्सेप्टर एटम्स, दोनों एटम्स जो होंगे वो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाएंगे, दोनों एटम्स म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाएंगे, शेयरिंग करेंगे। मतलब कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर रहा, एक कंप्लीटली लूज नहीं कर रहा, ना ही एक कंप्लीटली गेन कर रहा है, दोनों ने शेयर किया है इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, डोनेट कोई नहीं कर रहा, पूरी तरीके से एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा, मतलब दोनों के दोनों एक्सेप्टर एटम्स है, दोनों के दोनों नॉन मेटल्स होंगे। एंड ये जो बॉन्ड है ये म्यूचुअल शेयरिंग से बना है। सो इलेक्ट्रॉन्स में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ, लाइक इन द केस ऑफ आयनिक बॉन्ड वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हुआ था, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हुआ इलेक्ट्रॉन्स की, म्यूचुअल शेयरिंग होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, वो केस हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का केस हो जाता है। क्योंकि हमें पता ही है आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में बनता है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑब्वियसली इट इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से तो वीक है, ऑब्वियसली वीक होगा यार, शेयरिंग हो रही है, कितना ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। So this is covalent bond. Let's take the example of first of all अपना basic atom, पहला जो हमारा एटम होता है that is hydrogen, smallest atom। हाइड्रोजन का केस ले लेते हैं, हाइड्रोजन के एटम के बीच में देखते हैं, हाइड्रोजन के दो एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, जो शेयरिंग हो रही है, वो कैसी होती है। तो उसके लिए जो हाइड्रोजन का एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है वो पता होना चाहिए, दैट इज 1। और सबसे पहले क्या करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देंगे। सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, 1s1। सो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s1, मतलब कि आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1 मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है फर्स्ट शेल, इसका मतलब है फर्स्ट शेल का s सब शेल एंड उसके अंदर s ऑर्बिटल, उसके अंदर एक ही हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये एक एटम हाइड्रोजन का एंड ये दूसरा एटम हाइड्रोजन का, पहले दोनों ऐसे दूर थे, दोनों पास है, बॉन्ड लगाया, हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग भी ऐसे। अब एक चीज आपके दिमाग में चल रही होगी ना, यार ये कैसे हो सकता है, क्या कैसे हो सकता है यार, ये कैसे हो सकता है कि दो नेगेटिव चीजें, दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक साथ इतने पास पास कैसे आ सकते हैं।
तो इस चीज को अभी नहीं लाओ दिमाग में, अभी नहीं लाओ, इस चीज को हम आगे जाके एक कंसेप्ट में देखेंगे, दैट इज ओवरलैपिंग, वहां पे इसकी बात करेंगे। यहाँ पर अभी इस चीज को यहाँ पे समझ लो, अभी यहाँ पे यही प्रोसेस है, अभी यहीं तक देख रहे हैं कि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। दिस इज कोवेलेंट बॉन्डिंग हाइड्रोजन। अब ये क्या हो गया, दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल, और ये कौन से ऑर्बिटल्स है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर ये स्फीयर जैसा कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, दोनों एस ऑर्बिटल्स है, दोनों एस ऑर्बिटल्स है। शेप कैसी है, स्फेरिकल, हालांकि ये सर्कुलर शेप है, हालांकि ये सर्कुलर शेप है, बोर्ड पे तो मैं सर्कल ही ड्रॉ कर सकती हूँ, स्फीयर तो बोर्ड पे नहीं बना सकती, मगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्फीयर की फॉर्म में। तो ये एक स्फेरिकल ऑर्बिटल और ये एक स्फेरिकल ऑर्बिटल, मतलब कि इस एस ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड बना है, ये एस ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड बना है, इट इज बॉन्ड बिटवीन एस ऑर्बिटल्स। अब क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, बिल्कुल -1 सॉरी -2 2s2 2p6 3s2 3p4 तो 5। तो यहाँ पे थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है थर्ड शेल के अंदर, 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है थर्ड शेल के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन। बहुत गौर से देखा जाए तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, एस ऑर्बिटल तो कंप्लीट है, एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एस सब शेल के एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मगर पी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं पी ऑर्बिटल्स में, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर एक्चुअली में पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो इसी चीज को देखेंगे, हमें पता है पी सबशेल मतलब कि सॉरी पी ऑर्बिटल की कैसी शेप होती है, डम्बल। तो ये क्लोरीन का एक एटम, ये क्लोरीन का दूसरा एटम, दोनों ने बॉन्ड बनाया, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, पी ऑर्बिटल है, ये दोनों पी ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन कम था, पी ऑर्बिटल। हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल था, ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल्स ने इनके बॉन्ड बनाया एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की, दोनों के पास एक एक है, म्यूचुअल शेयरिंग हुई। क्लोरीन के केस में यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनाया गया, हालांकि आप सोच रहे होंगे अभी क्या बन गया, Cl2 मॉलिक्यूल। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक तो हम पढ़ते थे दैट क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक की उससे जरूरत है, तो वो किसी के साथ आयनिक बॉन्ड बना सकता था बड़ी आसानी से, उसको बस एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो वो किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था। तो यहाँ से हमें पता चला दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट सिर्फ आउटरमोस्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने पर ही शेयरिंग होती है। यहाँ पे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटरमोस्ट शेल में, यहाँ पे तो आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। आउटरमोस्ट शेल इज द थर्ड शेल, जहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स थे वहाँ पे भी तो कोवेलेंट बॉन्डिंग ही हुई, शेयरिंग ही हुई। तो ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अगर आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो तभी कोवेलेंट बॉन्डिंग हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होने पर ही शेयरिंग हो, 7 इलेक्ट्रॉन्स होने पर भी शेयरिंग हो सकती है, जैसे कि क्लोरीन के केस में हुआ। तो यहाँ पे हुआ क्या क्लोरीन के केस में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको बताया जाएगा। अभी आपको मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से बताया, स्टार्ट नहीं किया, बट लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको बताती कैसे बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई। ये क्लोरीन का एक एटम, ये क्लोरीन का दूसरा एटम। क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को चाहिए। जितने बहुत चालाक होते हैं एटम से क्या करेंगे, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये
दूसरे क्लोरीन के सामने एक ही इलेक्ट्रॉन रखेगा, बहुत चालाक है, एक ही इलेक्ट्रॉन रखेगा और बाकी सब छुपा के रख देगा। बाकी कितने बचे? 6, 1 2 3 4 5 6। ये भी वही करेगा, इसने जब इसको एक दिया तो ये भी इसको एक ही देगा ना, ये क्यों एक्स्ट्रा दे? 1 2 3 4 5 6 7। दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक एक शेयर करेंगे, ये बॉन्ड बना। क्या ये क्लोरीन एटम खुश हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल खुश हुआ। क्या ये क्लोरीन एटम खुश हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल खुश हुआ। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी, दैट ये जो पेयर बनता है ना यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर। जो शेयर्ड पेयर होता है, जो पेयर शेयर हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर नहीं किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर नहीं किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर नहीं किया जाता है, अनशेयर्ड पेयर होते हैं जो, दैट आर कॉल्ड एज लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर है क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर? पूरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर है क्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं एक क्लोरीन के एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने लोन पेयर है, तो एक ये लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर। तो एक क्लोरीन के एटम के अंदर 3 लोन पेयर है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर 6 लोन पेयर, एटम के अंदर 3 लोन पेयर। तो यहाँ पे आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से इंट्रोड्यूस करा दिया। बॉन्ड पेयर इज दैट पेयर जो कि शेयर्ड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, लोन पेयर इज दैट पेयर जो कि अनशेयर्ड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। नाउ कोवेलेंट बॉन्ड के ही चलते हुए हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, तो क्वेश्चन कैन कम ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल और दिस मॉलिक्यूल, जैसे कि O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो कैसे ड्रॉ करोगे, इस चीज को मैं हाईलाइट करूंगी। अभी तक आपने देखा होगा, अच्छा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हमने बनाना है, बॉन्डिंग होगी, क्या होगा, ये ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आउट? सबसे पहली बात है, सो सॉरी, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ एटम, ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर जो कि क्या है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p 4, बिल्कुल। तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने चाहिए 2। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है O2 मॉलिक्यूल का। तो ये ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितने चाहिए 2, 8 बनाने के लिए 2 चाहिए, तो 2 ये सामने रखेगा, बाकी 6 में से 2 माइनस करो, जितने भी बचे 4 बचे उसको पीछे रख देगा, 1 2 3 4। वैसे ये भी करेगा, इसने इसके सामने, इस ऑक्सीजन ने इसके सामने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे, तो ये भी 2 ही रखेगा, बाकी पीछे। अब बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड पेयर बने, these are the bond pairs, 2 बॉन्ड पेयर बने, ऑक्सीजन खुश, ये वाला ऑक्सीजन खुश, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला ऑक्सीजन खुश, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट एक्चुअल में ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, सर्कल और लाइन तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, बट एक्चुअल में आपको क्या करना है, ऐसे नहीं करना है। एक्चुअल में आपको बस डॉट्स दिखाने हैं, ये ऑक्सीजन 2 चाहिए, 2 सामने रखेगा, बाकी 2 पीछे, बाकी जितने भी बचे पीछे, 2 सामने रखे इसने भी, बाकी जितने भी है वो 2 पीछे, बस इतना बनाना है, इससे ज्यादा नहीं। सो बॉन्ड पेयर in this oxygen molecule is R2. Lone pair in one oxygen atom per oxygen atom R2.
Lone pair in the oxygen molecule are 4. 1, 2, 3, 4. ठीक है. वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं N2 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, करते जाएंगे प्रैक्टिस. अभी स्टार्टिंग में तो आपको बहुत इजी लगेगा, मगर आगे जाके अभी एक सेक्शन आनी है, थोड़ा चेंजेस आनी है. तो वैसे ही इसी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करना चाहूँगी. सो आज की वीडियो यहीं तक हमारी खत्म होती है.